Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर प्रतीक नायक आपके साथ फिर से हासिल हूँ। आज फिर से हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। वियतनाम के ऊपर मैं आपको समझा रहा था और वियतनामीज कंडीशन के बारे में आपको ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा था कि वियतनाम में किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे वियतनाम के अंदर डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो हमने पिछले क्लास में कोलोनाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की पूरी देख ली थी। मैंने आपको समझाया था कि वियतनाम किस तरह से आगे चलता है, उसी को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे और आपको समझाऊंगा कि डीकोलोनाइजेशन वियतनाम में कैसे हुआ। और जब डीकोलोनाइजेशन हुआ तो वियतनाम के अंदर बेसिकली रिकोलोनाइजेशन भी होता है। रिकोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि वियतनाम जैसे फ्रांस से आज़ाद होगा बेसिकली, उसके बाद हमको पता चलता है कि अमेरिका नाम का जो देश है वो वियतनाम के ऊपर अपना अड्डा कैसे जमाएगा साहब, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द फ्रेंच लेफ्ट वियतनाम, विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द रिकोलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम टुक प्लेस, किस तरह से वियतनाम को फिर से अमेरिकी ताकतों के द्वारा पूरी तरह से सत्ता में ले लिया गया। बट बिफोर एज ऑलवेज प्रोसीडिंग फर्दर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, वो है अनअकैडमी प्लस के बारे में। आपको पता ही होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, डेली स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है। प्लस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसके लिए बोलना चाहूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि प्लस के ऊपर जो तैयारी होती है वो आधी अधूरी होती है। इफ यू वांट टू सी हाउ द प्लस क्लासेस आर कंडक्टेड, यू आर मोस्ट वेलकम टू डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन और वहां पे आप मेरी प्रोफाइल पे जाके स्पेशल क्लासेस के ऊपर देखेगा। यू ट्राई टू सी द स्पेशल क्लासेस। ये फ्री क्लासेस होते हैं जिसको आप देख के भी जज कर पाओगे कि कैसे तैयारी कराई जाती है। आज शाम को 7 बजे, टुडे 7 PM, आई गॉट अ स्पेशल क्लास ऑन दी वाइसरॉय साहब। इनफैक्ट है ना, मैंने वाइसरॉय के ऊपर एक सीरीज चालू की है। कल भी 7 बजे एक क्लास था, येस्टरडे ऑल्सो वी हैड अ क्लास। आज भी इनफैक्ट हमारा क्लास है, हिंदी इंग्लिश के अंदर ये मेरा क्लास रहेगा। ब्रिटिश वाइसरॉयज ने बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर कैसे असर इंपैक्ट किया उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं लिटन से शुरू करूंगा, लिटन के बाद आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कर्जन, फिर उसके साथ साथ मैं इरविन के बारे में बात करूंगा, साथ साथ रीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो इन सब वाइसरॉयज के बारे में आपको समझाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो वाइसरॉयज थे इनका क्या रोल प्ले रहा है और इन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर कैसे इंपैक्ट किया है। खैर, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगा। होपफुली ये 2 घंटे के क्लास के अंदर मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊंगा कि वाइसरॉयज के मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और वाइसरॉयज ने क्यों इस प्रकार की हरकतें की थी भारत की आज़ादी के आंदोलन में। खैर, तो ये आप क्लास जरूर से अटेंड करेगा। प्लीज डू अटेंड दिस क्लासेस। ये काफ़ी इंटीग्रेटेड क्लासेस होते हैं जहां आपको बहुत ही फाउंडेशन की तैयारी होगी और खासियत ये है कि ये फ्री क्लास है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। आप खाली और खाली एप्लीकेशन के अंदर ये डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, PN लाइव। ये कोड के द्वारा आप ज्वाइन कर पाओगे साहब, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं आपकी लिंक ऐड करवा दूंगा, तो आप जरूर से उसको भी देखिएगा। 7 बजे आज है, तो इनफैक्ट इट विल बी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल। बाकी सब्सक्रिप्शन लोगे तो पूरा आपको हिस्ट्री का कोर्स आपको कवर करा दिया जाएगा। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब टोटल आप पकड़ के चलिए 1 2 3 4 5 6 हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स है। सब टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया जाएगा, इंक्लूडिंग जनरल स्टडीज का पूरा कवरेज होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। अनलिमिटेड टाइम आप कोर्सेज को देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप लेक्चर को देख पाओगे, आप चाहो उतनी टाइम आप लेक्चर्स को देख के पूरी तरह से अटेंड कर पाते हो हिसाब। तो ये काफ़ी आपके लिए फायदे कारक होगा। आपने अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 या 2 साल का लीजिएगा मिनिमम। मैं आपको कहूँगा कि 2 साल का लीजिए इनफैक्ट, क्योंकि तैयारी करते करते टाइम भी लग जाता है। और ज़रूर से ये कोड को यूज़ करेगा, डिस्काउंट कोड, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन फीस। आपकी जो फीस है उसके अंदर 10% आपको छुट्टी भी मिलेगी, इसके अंदर ऑफ भी हो जाएगा। एंड ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हेल्प भी करेगा। 18 तारीख से और 24 तारीख से, मतलब कल से ही अनअकैडमी के अंदर दूसरे बैचेस शुरू हुई है। इसमें भी मेरे भी कोर्सेज आपको दिखेंगे, तो यू विल बी एबल टू अटेंड द बैचेस 1 ईयर 2 ईयर बैचेस, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बैच भी आप अटेंड कर सकते हो। साथों साथ जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी जीएस एंड अनअकैडमी ऑप्शनल। ऑप्शनल की कंबाइंड सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर करा दिया जाएगा। तो अनअकैडमी में बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शनल्स अवेलेबल है, आप वो ऑप्शनल्स के साथ भी तैयारी कर सकते हो। इसमें भी 1 साल 2 साल का कंबाइंड कोर्स लीजिएगा तो 70,000 है, पर अगर आपने PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज किया तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो हमेशा आपको ये कोड को यूज करना है एट वट एवर टाइम यू आर टेकिंग द अनअकैडमी प्रोडक्ट्स और द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कॉम्बेट के लिए भी करना चाहूंगा। कॉम्बेट बेसिकली ये लाइव क्विज है इंडिया का, जहां पे आपका रिलेटिव रैंकिंग होता है। तो इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स है, हम लोग कह सकते हैं कंपिटिटर्स है, जो बेसिकली ये कॉम्बेट क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और यूपीएससी के लेवल का क्विज है। इसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे। तो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको। ये फोर्टनाइटली होता है। 28 तारीख को अभी नेक्स्ट हमारा क्विज होने वाला है।
आप ये कोड के द्वारा इसको जरूर से देखिए, ये फ्री है साहब, याद रखिएगा, दिस इज अ फ्री। और इसमें फायदा ये है कि अगर आप अच्छा रैंकिंग लेके आते हो, इफ यू आर एबल टू गेट गुड रैंक इन दी कॉम्बैट, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन या आपको और भी डिस्काउंट फीस भी मिल जाएगी साहब, है ना। तो ये काफ़ी आपको फायदे का लग रहेगा, जरूर से सोचेगा, प्लीज प्लान फॉर दिस। एंड ये कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट ना भूलिएगा साहब, ठीक है, प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट एज वेल। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दी अनअकैडमी, और बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी के ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखिए कि एनसीईआरटी के अंदर हमने ये जो स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी दी है, ये स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी का टाइटल का नाम क्या है साहब, ठीक है ना। ये किताब का नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर आप देखोगे तो ये किताब का नाम क्या है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और जब हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करते हैं कि जब भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो दुनिया के दूर देशों में कैसे चल रहा था। जैसे भारत में बेसिकली ब्रिटिश आके अपनी कॉलोनी को एस्टैब्लिश करते हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह से कॉलोनी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। जब भारत के अंदर डीकोलोनाइजेशन हुआ, डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिश भारत से विदाई लेते हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर और भी यूरोपियंस थे, वो कैसे विदाई लेंगे साहब, ठीक है। तो इन दोनों को आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है। यू आर सपोज टू स्टडी दिस फ्रॉम द इंटरलिंकिंग पर्सपेक्टिव। आप जब तक इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे दोस्त, तो फिर आपको है ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है साहब, है ना। तो दिस शुड नॉट टेक प्लेस, ये आपके यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये आप इंटरलिंकिंग का कंसेप्ट के साथ पढ़ो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, कॉलोनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रेंच लोग हैं, ये बेसिकली यहाँ पे वियतनाम के अंदर अपनी सत्ता बनाते हैं, और वहाँ से बेसिकली जो वियतनामीज लोग थे वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। फ्रेंच ने पूरी तरह से वियतनाम को कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज करते समय बेसिकली वहाँ की जो स्थानिक डायनेस्टी थी को उथला दिया था है। वियतनाम के अंदर ही दो ग्रुप्स उभर के आए नेशनलिज्म के रूप में, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनका एक का मानना था कि हम लोग को वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थॉट्स को हमको स्वीकारना चाहिए, और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सट्रीमिस्ट दिखेंगे साहब। ये एक्सट्रीमिस्ट पर्सपेक्टिव की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमको ये भी पता चलता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ लोग थे, उन सब का मानना ऐसा था, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट जो वियतनाम है बेसिकली उसको पूरी तरह से पुराने सिस्टम के अंदर लेके जाना चाहिए। खैर, ये दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव के अंदर वियतनाम के अंदर बहुत सारी संघर्ष चलता है। फ्रेंच लोगों ने वियतनाम को मॉडर्नाइज करने के नाम के ऊपर वहाँ पे फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच आइडियाज, फ्रेंच वैल्यूज को इम्पोज किया गया, और वियतनाम के लोगों को फ्रेंच बनाने की कोशिश की गई, जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अंग्रेज बनाने की कोशिश की थी। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव आपको यहाँ दिखेगा। इन बोथ द एरियाज वी डू गेट दिस काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, जहां वियतनाम की जो स्टोरी है, वियतनाम की स्टोरी के अंदर आपको ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हुई दिखेगी। अब देखिए होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। वियतनाम जो है वो धीरे धीरे 1900 तक आते आते वियतनाम के अंदर जब फ्रेंच हेजीमनी स्थापित हो जाती है, तो 1900 के बाद वियतनाम के अंदर नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी साहब, है ना। तो 1900 के अंदर हमने आपको बताया था कि वियतनाम के अंदर 3 प्रकार की लीडरशिप उभर के आई। एक तो मॉडरेट लीडरशिप, जिनका मानना था कि हमको फ्रेंच से जो अच्छे वैल्यूज मिल रहे हैं वो हमको स्वीकारने चाहिए। दूसरे वियतनाम के अंदर हमको एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप भी आई है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे भारत के अंदर भी हमने पढ़ा था कि भारत की आज़ादी के आंदोलन के समय पे भी हमको बहुत सारे बेसिकली ऐसे विचारक मिलेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। वियतनाम के अंदर उस टाइम पे एक तीसरी विचारधारा आई थी जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म की विचारधारा, कम्युनिस्ट थॉट साहब, ठीक है। और ये जो कम्युनिस्ट थॉट होता है ये 1917 के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर हो जाएगा। अब देखिए कहानी क्या चलती है साहब, ये जो कम्युनिज्म का थॉट है ये वियतनाम के अंदर कैसे पॉपुलर हुआ, हाउ द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म बिकेम पॉपुलर इन द वियतनाम आफ्टर 1917, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और 1930 तक आते आते यही वियतनाम के अंदर बेसिकली हो ची मी करके एक लीडर आएंगे जिन्होंने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी के आधार के ऊपर वहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड दैट वियतनाम का जो नॉर्दर्न रीजन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। फिर उसके बाद फ्रेंच जो थे साउदर्न रीजन से भी विदाई ले लेंगे साहब, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि वियतनाम की आज़ादी के आंदोलन के अंदर अब किस प्रकार की घटना होगी। हमने पहला पार्ट इसके पढ़ लिया है ऑलरेडी, मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ाया था कि वियतनाम कैसे कॉलोनी के रूप में बनता है साहब, है ना। वियतनाम किस तरह से कॉलोनी के रूप में बना है, तो कॉलोनी का पर्सपेक्टिव हमने देख लिया है। अब हमने देखना है कि वहां पे नेशनल मूवमेंट कैसे चला साहब, रिएक्शंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, क्या कहते हैं इसको, रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म साहब। तो ये जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, ये कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के सामने लोग अब जवाब देने की शुरुआत करेंगे। इसी को हम लोग रिएक्शंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के रूप में पहचानते हैं साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। अब आप समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ रिएक्शंस, क्या हो रहा है रिएक्शंस के नाम के ऊपर, पहले तो वो देखेंगे।
दूसरा हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो रिएक्शनरी पॉलिसीज है खास करके उसका परिणाम क्या आता है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द रिएक्शनरी पॉलिसीज इन दिस रीजन साहब, ठीक है ना। तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत चले जाते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी कि वियतनामीज नेशनलिज्म जो है वो आगे कैसे चलती है। मैंने आपको पूरा वियतनाम का कॉलोनियल पर्सपेक्टिव बता दिया है कि किस तरह से फ्रेंच आके वियतनाम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वहां पे नेशनलिज्म चलता है। खास करके एंटी कॉलोनियलिज्म जो है वो वियतनाम के अंदर रिलीजन के नाम के ऊपर भी कैसे आया गया और किस तरह से वियतनाम का कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए वियतनाम के लोगों ने कहा कि हम ये क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे साहब, ठीक है। दूसरा, वियतनाम के अंदर कुछ कुछ लोग चाइनीज मॉडल और जापानीज मॉडल को भी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि जापान एक ऐसा प्रदेश था जो उस टाइम पे काफी सारे लीडर्स को मदद कर रहा था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि वियतनाम के अंदर आखिर के अंदर जो नेशनलिज्म आता है उसके पीछे कम्युनिज्म का बहुत बड़ा रोल प्ले है और यहां से ही आपका नया टॉपिक शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। अब आपको समझ में आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर ये कम्युनिज्म क्या है साहब, है ना। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट कहां से उभर के आया, व्हाट इज कम्युनिस्ट मूवमेंट। पहला क्वेश्चन तो आपके अंदर ये आना चाहिए साहब, समझ में आया कि नहीं है आपको। दूसरा प्रश्न आपको होना चाहिए कि ये कम्युनिज्म है क्या साहब, व्हाट इज कम्युनिज्म साहब, ठीक है। तो उसको 2 लाइन के अंदर आपको समझाने की और समराइज करने की कोशिश करूंगा कि कम्युनिज्म किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि यूरोप के अंदर एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम की जब घटना हुई उसका परिणाम क्या हुआ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट। इफ यू आर एबल टू रिकॉल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसका आउटकम 2 रीत से हमको देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट हमको पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आउटकम के रूप में यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग अमीर हो गए, जिनके पास इंडस्ट्रीज थी, जिनके पास आइडियाज थे, जिसके पास विचार थे, वो काफी मालदार बन जाएंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा आएगा, उनके पास बहुत सारी संपत्ति आ जाएगी साहब, ठीक है। दूसरा क्लास ऐसा हुआ करता था जो औद्योगिक क्रांति के बाद किस तरह से चल जाता है, जो मजदूर के रूप में काम करता है, इनका कोई रोल प्ले नहीं दिखा, इनफैक्ट इन लोग का शोषण होता रहेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो घटना बनती है पूरी दुनिया के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण सोशल इनइक्वालिटी और ओवरऑल आप देखोगे तो समाज के अंदर इनइक्वालिटी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ जाएगी साहब, ठीक है ना। सो वी सी दैट द इनइक्वालिटी इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भारतीय समाज के पूरे दुनिया के समाज के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ती है। ये जो इनइक्वालिटी बढ़ती है इसके अंदर यही बोला गया था कि ये जो हैव क्लास के लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है और जो मजदूर लोग हैं बेचारे, इनके पास पैसा नहीं है, ये हमेशा दुखी रहते हैं। और ये जो आपका हैव क्लास है ये हमेशा सुखी रहता है, इनके पास बहुत पैसा है, संपत्ति है, माला माल है, इसके लिए इनकी सिस्टम चलती है। एक दिन जब ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का बात हुआ तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को लेके बेसिकली अलग अलग थिंकर्स आए और उसमें से एक थिंकर था कार्ल मार्क्स साहब। कार्ल मार्क्स ने बेसिकली अपना थीसिस दिया था सोशलिज्म के ऊपर, जहां कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन दुनिया के इतिहास में ऐसा आएगा जब ये हैव और हैव नॉट क्लास के लोग हैं, इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट साहब, इन दोनों के बीच में इश्यू क्रिएट होगा और जब इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका परिणाम क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट। इनका परिणाम ये आएगा कि ये हैव नॉट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण, ये हैव नॉट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण, सुनेगा मेरी बात साहब, ठीक है। इनका परिणाम ये आएगा कि हैव नॉट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण मेनली एक ऐसी सिचुएशन की शुरुआत होगी जहां हैव क्लास की पिटाई कर देगा साहब। देयर विल बी ए रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और ये जो क्रांति होगी उसके बाद ऐसा होगा कि आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो स्रोत है, वो सब के सब गरीब मजदूर लोग अपने हाथ में ले लेगा साहब। और वहां से ही एक नए डिक्टेटरशिप की बात शुरू होगी साहब। किसकी बात शुरू होगी, डिक्टेटरशिप की बात होगी, जिसे हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका मजदूर और जो किसान वर्ग है उनकी बात की जाती है। तो प्रोलिटेरिएट, सर्वहार की शक्ति, सर्वहार पावर के ऊपर आएगा। इस प्रकार की घटना के बाद पूरी तरह से पूरा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगा। ये जो कम्युनिज्म है, बेसिकली सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म का ही एक आउटकम के रूप में आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दिखेगी, जो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी और वायलेंस के वे के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये कहता है कि सोसाइटी के हाथ के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। गरीब मजदूर लोग जो है वो सत्ता का केंद्र बन जाएंगे और वो लोग जितना भी समाज के अंदर पैसा है वो एस्टैब्लिश करेंगे। ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिज्म की जो विचारधारा है, ये 1917 के बाद पहली बार बेसिकली रशिया के अंदर बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर इंप्लीमेंट की गई। आपको पता होगा कि रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इनफैक्ट जहां पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था।
और रशिया के अंदर जो राजाशाही थी उसको उथलाते हुए वहां पे एक क्रांति होती है जिसे हम लोग कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। ये जो बोल्शेविक क्रांति थी इसी का ही परिणाम हुआ कि वहां पे पहली बार कम्युनिस्ट फोर्सेस पावर के ऊपर आए। ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के कारण रशिया धीरे धीरे एक्सपांशनरी बना और उसने एक नए कंट्री के रूप में अपने आप को आयाम दिया जिसे हम लोग कहते हैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यू माइट बी अवेयर अबाउट द यूएसएसआर एंड द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जो यूएसएसआर नाम का समूह बन के आया है, ये जो यूएसएसआर नाम का जो समूह बन के आया है, इसने पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म की विचारधारा को और प्रचलित किया। ये कम्युनिज्म की विचारधारा बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रही थी 1920 के दशक में, 1930 के दशक में। अगर आपको पता होगा 1920s की हम लोग बात करेंगे तो ये जो कम्युनिज्म की विचारधारा है पूरे विश्व के अंदर पॉपुलर हो रही थी। इसी पॉपुलैरिटी के बेसिस के ऊपर अगर आपको जानकारी होगी तो कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर भी बहुत पॉपुलर हुआ था। आपने नाम सुना होगा मानवेंद्र नाथ रॉय का। एम.एन. रॉय वॉज द पर्सन जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1920 के अंदर, जो ताशकेंट के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है। ताशकेंट इज अ प्लेस इन द प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। वही ताशकेंट जहां पे भारत ने अपने प्रधानमंत्री को भी घुमाया था। शास्त्री जी का मृत्यु भी यहाँ पे होता है साहब, ठीक है। तो ये जो एम.एन. रॉय की बात की गई है, बेसिकली इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और उन्होंने भी ऐसा सोचा कि भारत में भी एक दिन क्रांति आएगी जब हम लोग अंग्रेजों को भारत से विदाई कराएंगे और भारत में जो भी असमानता है वो सब खत्म करके सबको एक कर देंगे साहब। और भारतीय समाज पूरी तरह से क्लासलेस बन जाएगा। भारतीय समाज के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो भी त्रुटियां है, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो भी हम लोग कह सकते हैं फॉल्ट लाइन्स है, वो सब सॉल्व कर दी जाएगी। तो इसके बेसिस के ऊपर ये कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ। यही कम्युनिस्ट मूवमेंट बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था। वियतनाम के अंदर भी कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ 1920-1930 के दशक में। पूरी दुनिया के अंदर ये जो कम्युनिज्म नाम की विचारधारा है वो चलती है और वियतनाम के अंदर भी पहुंचती है। अब देखो, वियतनाम के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर 2 लीडर्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा साहब, ठीक है। एक लीडर का नाम था फैन बॉय चाउ, अगर आपको याद होगा, और दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा फैन चू ट्री। इनफैक्ट इनके नाम के साथ साथ मैंने बताया था कि इनमें से एक लीडर जो है ये मॉडरेट आइडियोलॉजी को मानते थे। मॉडरेट आइडियोलॉजी का मतलब ये था कि इन लोग का मानना था कि हमको फ्रांस से बेसिकली जो भी सिस्टम हमको मिल रही है, खास करके लिबर्टी की मिल रही है, फ्रांस से हमको डेमोक्रेसी का विचार मिल रहा है, फ्रांस से हमको बेसिकली क्या कह सकते हैं कि मॉडर्न डे इक्वालिटी का आइडिया आ रहा है, फ्रांस से रिपब्लिक का आइडिया आ रहा है, तो हमको मानना चाहिए। पर दूसरे लीडर थे जो एक्सट्रीमिज्म के अंदर मानते थे, उनका मानना यह था कि वी शुड गो बैक टू द ओल्ड कल्चर, वी शुड गो बैक टू द ओल्ड कल्चर्स एंड द ओल्ड वैल्यूज। और ओल्ड कल्चर एंड ओल्ड वैल्यूज की जब बात करेंगे तो बेसिकली हमको पता चलता है कि ये अपने आप को चाइनीज लिंकेज के साथ ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि वियतनाम के ऊपर चाइना का संस्कृति का प्रभाव रहा है, तो वियतनाम का जो विकास है वो भी चाइनीज पर्सपेक्टिव से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा और चाइना की मदद से वियतनाम के अंदर क्रांति भी किया जा सकता है ना। तो इससे काफी सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखेगी, जहां मेनली इनफैक्ट वियतनाम के अंदर ऑलरेडी 2 विचारधारा थी, इसमें ये तीसरी विचारधारा ऐड होती है जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे इन सब का मानना था कि हम लोग क्रांति करके वियतनाम के अंदर जो वियतनामीज गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर देंगे, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर देंगे और वियतनाम के अंदर एक सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना करेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो इसी के कारण कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो वियतनाम के अंदर ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब देखिए कम्युनिज्म का मेन आइडिया कहाँ से इंपैक्ट होता है, कम्युनिज्म पॉपुलर क्यों हुआ साहब, उसके पीछे दुनिया के बहुत सारे कारण थे। मैं थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ लिंकअप करने की कोशिश करूंगा कि वाई कम्युनिज्म बिकेम अ वेरी पॉपुलर आइडियोलॉजी इन दी 1920s। 1920 के दशक में कम्युनिज्म का स्प्रेड होने के पीछे के कारण क्या क्या थे साहब, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट कम्युनिज्म का स्प्रेड होने का कारण ये था, पूरे विश्व के अंदर मैं आपको कम्युनिज्म के बारे में बता रहा हूँ, होपफुली आपको कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी समझ में आ रही होगी। थोड़े कल के क्लास के अंदर जब अमेरिका की एंट्री के बारे में बताऊंगा तो आपको कैपिटलिज्म के बारे में भी समझाऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्लास एनसीईआरटी का समझ के बच्चे छोड़ देते हैं
लोगों को लगता है कि यार ये तो यूट्यूब के ऊपर एनसीईआरटी का वीडियो डाला है, एक एक घंटा में पढ़ा रहा है, पर उनको पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं सिलेबस को डिस्कस करा रहा हूँ, सिलेबस के की वर्ड्स जो है आपके, कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, और वहाँ से वियतनामीज पर्सपेक्टिव में किस तरह से घटनाएं हो रही है उसका लिंकेज बिठा रहा हूँ। बेटा एक चीज़ याद रखेगा, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास को देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने और भी फ्रेंड्स को बताइए जो लोग यूपीएससी के लिए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो लोग अभी हाई स्कूल या कॉलेज के अंदर आ गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर है, उन सब के लिए तो बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब के ये सब लेक्चर्स को आप ग्रास्प करिए, सो दैट आप जब सेल्फ स्टडी करोगे, सिलेबस के टॉपिक्स को हाईलाइट करके लिंकेज करने की कोशिश करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि क्या क्या घटनाएं हो रही है और क्या क्या इवेंट्स यहाँ से उभर के आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब यूपीएससी के नज़रिए से नहीं देखते हो और खाली एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के रूप में देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो छोटा सा चैप्टर है, 15-20 पेज का, 2 घंटा पढ़ के ले जाएगा साहब। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर के जो कीवर्ड्स है वो कभी एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किए होते, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा सोच के ये किताबें लिखी गई है कि ये किताबें तो बच्चों के लिए है, और ये किताबें बच्चों के लिए है तो मेनली इनफैक्ट इसमें बच्चों के पर्सपेक्टिव से ही हम लोग चीज़ें डालेंगे। एक्स्ट्रा कुछ अंडरस्टैंडिंग कराने की आवश्यकता है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्यों बताएं साहब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल में बातें हम लोग डालें साहब, गेटिंग अ पॉइंट है ना। पर आप वो नहीं करोगे, यू विल नॉट डू दैट साहब। ठीक है, यू विल ऑलवेज सी फ्रॉम द सिलेबस पर्सपेक्टिव। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। कम्युनिज्म जो विचारधारा है वो 1917 के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया के अंदर से फैलने की शुरुआत हुई, क्योंकि रशिया के अंदर जो क्रांति होती है जिसे हम लोग कहते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और इसके कारण बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ती है साहब। ठीक है ना, तो कम्युनिज्म स्प्रेड के पीछे एक तो बहुत बड़ी रीजन था, वो था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बहुत ही ग्रांड इवेंट के रूप में मनाया गया और इसके कारण इम्पेटस पड़ा पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने सोचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी है जोश में, बातें कर होश में, हम भी क्रांति करेंगे अन्याय के सामने, अराजकता के सामने, और हम भी हमारा जो शोषण हो रहा है उसे छुट्टी दिलाएंगे साहब। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे कम्युनिज्म के स्प्रेड के पीछे का कारण पड़ता है, वो है आपके बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब लीडर्स के अंदर आपको 2 लीडर्स दिखेंगे साहब, एक तो लेनिन दिखेगा आपको और दूसरा आपको दिखेगा स्टालिन साहब। स्टालिन खैर काफी बाद में आता है, लेनिन सबसे प्रोमिनेंट था, और लेनिन ने यह बताया था 1920s के अंदर, खैर उसका मृत्यु हो गया उसके बाद, कि वो जो भी कंट्रीज है जहां पे कॉलोनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है यूरोपियन पावर्स के द्वारा, और जो लोग फाइट कर रहे हैं उन सबको मदद करेगा साहब। लेनिन had openly proclaimed that I will be helping those countries. Later on जब स्टालिन नाम का लीडर रशिया के अंदर रूल करने आया यूएसएसआर के अंदर, वो भी कहता है कि मैं सबको मदद करूंगा जहां जहां क्रांति आपको लानी है और आपकी जो विदेशी ताकतें आपका शोषण कर रही है उनके सामने जरूर से मैं आवाज उठाने के लिए आप सबके लिए खड़ा हूं साहब। ठीक है, तो एक तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, दूसरे लीडर्स का बहुत बड़ा रोल। तीसरा आपको दिखेगा कि ये जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म की या सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये उस टाइम पे बहुत प्रचलित हो रही है साहब। क्यों प्रचलित हो रही है? क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी ने ये प्रीचिंग किया था कि इसके कारण हम लोग क्लास इक्वालिटी की तरफ जाएंगे। जिस दिन पूरे दुनिया के अंदर बेसिकली सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे राज्य की जरूरत नहीं होगी और पूरी की पूरी स्टेटलेस वर्ल्ड की शुरुआत हो जाएगी। स्टेटलेस वर्ल्ड का मतलब यह है कि सब के सब लोग समाजवाद के तहत आ जाएंगे, किसी के बीच में ऊंच नीच नहीं रहेगी, किसी के बीच में भेदभाव नहीं रहेगा। तो ऊंच नीच और भेदभाव नहीं रहने के कारण आपके समाज के अंदर कोई भी इश्यू नहीं होगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज भी बहुत पॉपुलर हुई थी, ये आइडियाज काफी लोगों को अच्छे लग रहे थे। प्रॉब्लम ये था कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करते हैं, तो आधी दुनिया उस टाइम के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे तो कैपिटलिज्म के मॉडल को अपनाती थी साहब। और कैपिटलिज्म का जो मॉडल है वो एक चीज के ऊपर मानता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्री मार्केट की इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर इनफैक्ट ये कहता है कि जो भी बाजार के अंदर चीजें हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके, उसका जो भी प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो भी चीजें हैं वो सब प्राइवेट ओनरशिप के रूप में ही होनी चाहिए साहब। प्रॉब्लम ये था कि कैपिटलिज्म के कारण बेसिकली बहुत ही इनइक्वालिटी बढ़ती थी,
क्योंकि अमीर लोग और अमीर होते थे और गरीब लोग और गरीब होते थे, उनके पास एट टाइम्स एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। हुआ ये कि ये जो कैपिटलिज्म का जो मॉडल है ये अमेरिका के द्वारा बहुत प्रचलित किया गया था और बहुत लोग अमेरिका को एक रोल मॉडल के रूप में मानते थे कि भाई कंट्री बनाना है तो ऐसा बनाना है। 1920 के बाद 1925 के बाद हमको पता चलता है कि ये जो कैपिटलिज्म का मॉडल है उसकी हवा निकल रही है। हवा क्यों निकल रही है? तो 1928 का प्रिसाइज ईयर मैं आपको बता देता हूँ, जहां अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था, इसके पीछे का जो कहानी है ये मैंने आपको स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है। प्लीज वॉच द स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी, जहां मैंने हिटलर के बारे में डिस्कस किया है, जहां मैंने आपको राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मनी के बारे में डिस्कस किया है और मैंने बताया हुआ है कि ये ग्रेट डिप्रेशन का जो माहौल उभर के आया है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से परिबल इसके पीछे इनफैक्ट जिम्मेदार थे। खैर, तो उसको मैं बाद में बात करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन इन द नेक्स्ट क्लासेस, बट उसका एक पर्सपेक्टिव आपको समझा देता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन वाज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स जिसने कैपिटलिस्टिक मॉडल को पूरी तरह से हिला दिया। क्यों हिला दिया? क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी घटना थी जिसके कारण ये जो प्राइवेट ओनरशिप का जो कंसेप्ट था, फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट चलता था कि बाजार के अंदर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकार के अंदर का काम जो है वो खाली और खाली वॉचमैन का काम है और कुछ नहीं करना है, वो सब चीजें पूरी तरह से फेल हो जाती है। ग्रेट डिप्रेशन के कारण इनफैक्ट आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर प्राइजेस कम हो जाएंगे साहब। अब आपको पता ही है कि इकोनॉमी की साइकिल कैसे चलती है। यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस साइकिल ऑफ इकोनॉमी साहब। जब जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे पहले इनफैक्ट इकोनॉमी कभी कभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एक एक्सिस के ऊपर डाल देता हूँ और यहाँ पे हम लोग टाइम के ऊपर कंसीडर करते हैं। तो जब हम लोग इकोनॉमी को देखते हैं तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये जो कंडीशन है आपके ग्राफ के अंदर, ये चीज दर्शाता है पीक की कंडीशन। मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड भी बहुत अच्छा है, सप्लाई भी अच्छा है साहब, और इसके कारण आपके प्राइजेस भी इन्फ्लेशनरी रहेंगे साहब। जब डिमांड अच्छी रहती है, सप्लाई भी इनफैक्ट ठीक ठाक आती रहती है, लोगों के हाथ में पैसा है, इसके लिए प्राइजेस भी थोड़ी बहुत बढ़ते रहेंगे। वही चीज इकोनॉमी के अंदर जब आप थोड़े नीचे गिरते हो और धीरे 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 ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां पे आपकी जो मिनिमम प्रॉफिट की लेवल है उससे भी आप नीचे जाओगे साहब, और ये जो पॉइंट इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हुआ, इसी को ही हम लोग कहते हैं रिसेशन का पीरियड। ये रिसेशन के पीरियड के अंदर ये होता है कि आपकी जो डिमांड है वो थोड़ी गिर रही है, सप्लाई भी गिर रहा है और प्राइजेस भी आपके थोड़े बहुत गिर रहे होंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसा क्यों किया होगा? तो रिसेशन के आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो डिमांड डाउन है। क्यों अभी रिसेशन क्यों आया है साहब? 2020-2021 के अंदर हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके कारण है कोरोना। क्योंकि कोरोना होने के कारण क्या हुआ साहब, ठीक है, आपके यहाँ पे डिमांड डाउन हो गई, लोगों की जॉब छूट गई, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, तो आपके यहाँ पे डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपके प्राइजेस भी डाउन जाएंगे साहब, क्योंकि सप्लाई की लाइन जो है वो कितनी हद तक चलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इकोनॉमिक रिसेशन एक कंसेप्ट है साहब, ठीक है। तो होगा ये कि अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन से भी एक स्टेप नीचे जाओगे तो आपका आखिर का खड्डा आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन साहब। डिप्रेशन का मतलब है कि आप गड्ढे में जा रही है, आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? खड्डे के अंदर जा रही है। तो पहले पीक के ऊपर थी, फिर रिसेशन पे आई। डिप्रेशन की कंडीशन ऐसी होती है कि आपकी डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। डिमांड खत्म होने का मतलब ये है कि कोई खरीदने लायक ही यहाँ पे बचा नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर। आपका सप्लाई भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार के ऊपर है। प्राइजेस तो आप भाई साहब बताइए मत कि प्राइजेस की क्या हालत हुई होगी। कोई भी वस्तु होगी, वो वस्तु की जो डिमांड है वो भी खत्म, सप्लाई भी खत्म, प्राइजेस तो नेगेटिव प्राइजेस चले जाएगी, पूरी तरह से आपकी सिचुएशन काबू के बाहर जाएगी साहब, ठीक है। 1928 के अंदर अमेरिका के अंदर यही सिचुएशन हुई थी जहां ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है। अब आप समझिए कि अमेरिका उस टाइम के अंदर दुनिया का एकमात्र देश था
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था। इनफैक्ट पूरी यूरोप की इकोनॉमी को चलाने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान दिखेगा। अमेरिका was one such country that was helping the running of the and the functioning of the world economy साहब, है ना। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चलाने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। वो अमेरिका 1920-1930 के मध्य भाग के अंदर डिप्रेशन से गुजर रहा है। ये डिप्रेशन के गुजर रहा है, इसके कारण आपका जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, ये कैपिटलिज्म का जो मॉडल है वो पूरी तरह से फेल हो गया, जहां फ्री मार्केट इकोनॉमी को अस्वीकार किया गया और कहा गया कि बाजार के अंदर जो उत्पादन है, बाजार के अंदर मांग है, उसके अंदर सरकार का कहीं ना कहीं सुपरविजन और कंट्रोल होने की जरूरत है और सरकार को मदद करना चाहिए इकोनॉमिक डिमांड रीजनरेट करने के लिए। ये कैपिटलिज्म का मॉडल फेल हुआ, इसके कारण बहुत लोगों का विश्वास कम्युनिज्म की तरफ जाता है और लोगों को लगता था कि ये जो कम्युनिज्म का मॉडल है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि इसने सब कुछ नेशनलाइज करके रखा है। ये नेशनलाइजेशन के कारण बेसिकली एटलीस्ट लोगों की नौकरी रहेगी, लोगों के पास बिजनेस रहे, बिजनेस क्या कहते हैं, जॉब रहेगी, इनकम सिक्योरिटी रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती रहेगी। पूरी दुनिया के अंदर 1920 के दशक के दौरान इनफैक्ट आपके यहाँ पे कैपिटलिज्म का मॉडल फेल होना, ग्रेट डिप्रेशन नाम की घटना होना और ग्रेट डिप्रेशन के कारण इसकी इम्पेटस क्या होगी, कम्युनिज्म की तरफ पड़ेगी। समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर कम्युनिज्म फैलता है, उसके पीछे का कारण बोल्शेविक क्रांति, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, पैरेलल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिज्म मॉडल का फेल होना, ग्रेट डिप्रेशन की तरफ दुनिया की तरफ लेके जाना, जहां लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से बाहर निकाल के पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की तरफ लेके जाना। इन सब पीरियड के दौरान पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला। यही कम्युनिज्म की जब हम लोग आइडिया देखेंगे वियतनाम के अंदर, तो वियतनाम में भी ये कम्युनिज्म बहुत पॉपुलर हुआ एंड दिस इज द बेसिस वी फाइंड कि वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था और वियतनाम के अंदर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही थी उसी की ही कमर तोड़ दी। जैसे भारत की हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के अंदर 1920s और 1930s के अंदर कॉटन एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा फटका पड़ता है क्योंकि कॉटन का जो एक्सपोर्ट्स इंडिया से हो रहा था वो बहुत ही कम हो जाता है साहब। कॉटन के साथ साथ इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को भी बहुत बड़ा फटका पड़ेगा और इसी के कारण हमको ये पता चला कि इंडिया में जो 1920s और 1930s था, इस पीरियड के दौरान पीजेंट एंड वर्कर अनरेस्ट हमको बहुत सारी कंडीशन में दिखेगा और पीजेंट एंड वर्कर का आवाज़ उठाने के लिए ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है ये भी इंडिया में स्ट्रांग होता है। उसी तौर के ऊपर वियतनाम के अंदर भी हमको पता चला कि सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर वियतनाम दो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करता था, एक तो था रबर, दूसरा था राइस। इन दोनों की डिमांड जब दुनिया के बाज़ारों के अंदर कम हुई तो वियतनाम के किसानों की हालत ख़राब हो जाती है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं और एट टाइम्स ग्रामीण विस्तराओं के अंदर हमको छोटे मोटे विद्रोह भी दिख जाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ जिसके कारण वियतनाम के अंदर गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है साहब। अब जब गरीबी बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ेगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि कोई ना कोई यहाँ पे रिएक्ट भी कर देगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन दिस सिचुएशन वियतनाम के बेसिकली 2-3 राज्य थे, वहाँ पे एक रेडिकल थॉट के साथ लोग अपना आंदोलन चला रहे थे। इनको वियतनाम के अंदर इलेक्ट्रल फ्यूजिस के रूप में पहचानते हैं और जब जब कोई भी प्रेशर होता था तो ये सबसे पहले अपना विद्रोह कर देते थे। यहाँ पे चावल उगाने वाले और रबर की खेती करने वाले 2 प्रांतों की बात की गई है। ये प्रांत का नाम हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक का नाम है हातिन, बट आई डू नॉट फील दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर द नेम वर्बैटिमली। आप समझने की कोशिश करिए कि वियतनाम में आपके यहाँ पे इनफैक्ट कम्युनिज्म कैसे फैला वो हमारे लिए ज़रूरी है रेदर देन दी वर्बैटिम पर्सपेक्टिव के वियतनाम में कौन से राज्य में कम्युनिज्म कैसे आया। बहुत सारे कंडीशंस के अंदर बेसिकली जब विद्रोह होता था ये गांवों के अंदर, ये विलेजेस के अंदर, वहाँ पे फ्रेंच सरकार एट टाइम्स अपने विमानों का उपयोग करके इनके ऊपर बम भी गिरा देती थी और कहती थी कि बेटा हमारे सामने विद्रोह मत करना वरना इतना गोला मारेंगे, इतना गोला मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा साहब, है ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंस के आई। All these things became very prominent for us
और ये सब चीज़ें बेसिकली जब प्रोमिनेंस के ऊपर से उभर के आती है, इसी के कारण वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट और स्ट्रांग हुआ, वियतनाम के अंदर नेशनलिज्म इसके बाद और स्ट्रांग होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यही नेशनलिज्म के जो आइडियाज थे इसको ग्रुपिंग करने वाले एक लीडर आपको मिलेंगे, इनका नाम था हो ची मी साहब। अब इनका नाम याद रखेगा, हो ची मी बेसिकली वियतनामीज लीडर थे जिन्होंने अलग अलग वियतनाम की नेशनल पार्टी से उन सबको इकट्ठा किया और उन्होंने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसी को ही इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में भी पहचानते हैं। एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी कंसीडर हो ची मी एज द मेन लीडर। वी सी हो ची मी एज द मेन, आई वुड से, आइडियल बिहाइंड द वियतनामीज नेशनलिज्म। अब उन्होंने कहा कि वियतनाम के अगर बेसिकली क्रांति होनी है तो वो वियतनाम का मजदूर करेगा, वियतनाम का गरीब करेगा, वियतनाम के अंदर बेसिकली वहाँ पे जो खेतों के अंदर काम करने वाले पीजेंट्स हैं वो क्रांति लाएंगे। और इस तरह से वियतनाम का कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है। इनफैक्ट इनको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यूरोप के अंदर से मिला था, क्योंकि यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज का ग्रोथ हुआ। मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर, जिसे हम लोग रशिया के रूप में भी पहचानते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिज्म रिवॉल्यूशन हो चुका था। यूएसएसआर ने कहा था कि हम ऐसे कोई भी कंट्री जो कम्युनिज्म की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है उन सबको हम मदद करेंगे। और इसी के कारण हमको ये पता चला कि वियतनामीज नेशनलिज्म जो है वो और मजबूत होता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, 1930s के अंदर हो ची मी के द्वारा वियतनामीज नेशनलिज्म की शुरुआत होना और वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करना। उन्होंने सोचा था कि मैं ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करके बाहर से मदद लेके कहीं और से भी मैं वियतनाम के अंदर विद्रोह कराऊंगा और फ्रेंच को खदेड़ दूंगा। फ्रेंच जाएंगे तो मेरा कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पर कुछ कुछ चीज़ें इतिहास में ऐसे लिखी जाती है जहां आपको पूरी कायनात मदद भी नहीं करती जो आपने सोचा होगा। वियतनाम के अंदर भी यही हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तो प्लान कर दिया था कि फ्रेंच को खदेड़ दिया जाएगा, हुआ उससे उल्टा। 1939 के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। और जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है तो पूरी दुनिया दो भागों के अंदर बट जाती है। एक ग्रुप जो था जिसके अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, लेटर ऑन अमेरिका आपको दिख जाएगा। दूसरे ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जर्मनी, इटली और जापान जैसे कंट्रीज दिखेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, इफ यू आर एबल टू नो सर्टेन थिंग्स, जापान वाज वन सच कंट्री जिसने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया उस टाइम के अंदर कैप्चर करके रखा था। और जब हम लोग वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जापान के जो सैनिक थे वो वियतनाम के अंदर पूरी तरह से घुस चुके हैं और उन्होंने पूरा का पूरा वियतनाम के ऊपर भी अपना अड्डा जमा दिया था। तो होगा ये कि वियतनाम की हालत खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि वियतनाम के अंदर अब दो दो फॉरेन पावर्स आ चुके थे। एक साइड से फ्रेंच रूल कर रहे थे क्योंकि फ्रेंच ओरिजिनली यहाँ पे कॉलोनी बना के बैठे थे। दूसरे साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको जापानीज ऑक्यूपेशन दिखेगा वियतनाम के अंदर, और जापानीज वर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द वियतनाम एंड द वियतनामीज एरिया। सब गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो इन दिस सिचुएशन वी कम टू नो दैट वहाँ पे जापानीज के सामने भी ये वियतनाम के लोगों की फाइट थी। वियतनाम के अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज थे ये दो धारी तलवार से फाइट करते हैं। और बेसिकली इस तरह से ये जो वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है इसने भी इसी के बेसिस के ऊपर अपना रिवॉल्यूशन को नया अंजाम देने की कोशिश की, नया आयाम देने की कोशिश की। साहब गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो वी सी दैट 1945 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हो रहा था तो सबसे पहले हमको पता चलता है कि ये जो जापानीज ऑक्यूपेशन है वहाँ से उनको खदेड़ा जाता है। तो सितंबर 1945 का जो पीरियड आया, ये पीरियड तक आते आते फाइनली आपके जो जापानीज ऑक्यूपेशन है वो ख़त्म होती है। अब ऐसा क्यों हुआ था सितंबर 1945 के अंदर? तो आप समझने की कोशिश करिए। कहानी ये चलती है कि जब हम लोग वियतनाम को ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं तो जापान के जो बेसिकली शासक थे उन्होंने वियतनाम को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया था। दे हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड, द जापानीज हैड एंटर्ड फ्रॉम दिस रीजन, दे हैड एंटर्ड फ्रॉम दिस रीजन, दे हैड कम फ्रॉम दिस रीजन। बट 1945 तक आते आते हमको एक चीज़ मिल रही है कि वियतनाम के अंदर जो हैनोई वाला प्रदेश है, हैनोई का मतलब बेसिकली क्या है, आपका नॉर्थ वियतनाम है, वो बेसिकली हमको पता चलता है कि इंडिपेंडेंट हो गया था। क्या हो गया था? इंडिपेंडेंट हुआ था। अब हैनोई जो नॉर्थ वियतनाम का प्रदेश है वो क्यों इंडिपेंडेंट हुआ था? व्हाई इट हैड बिकम इंडिपेंडेंट? साहब ठीक है, हैनोई के इंडिपेंडेंस होने के पीछे का कारण अगर आप समझोगे तो वो यही था कि यहाँ पे जापान ने पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन करके रखा था।
पर 1945 में आपको पता होगा अगस्त महीने के अंदर 1945 में जापान के ऊपर 2 बम डाले जाते हैं, एक तो हिरोशिमा के अंदर और दूसरा कौन सा था आपका नागासाकी के अंदर। तो हिरोशिमा और नागासाकी की हम लोग जब स्टोरी को कंक्लूड करेंगे तो हमको पता चलता है कि आखिर के अंदर वियतनाम में इंडिपेंडेंस मिलने की शुरुआत हुई, क्योंकि जापानी यहाँ से हट जाएंगे साहब, ठीक है। सो जो नॉर्दर्न वियतनाम वाला जो रीजन है, हैनोई वाला जो रीजन है, वो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हुआ करते थे, मैंने आपको बताया क्या नाम था, हो ची मी करके जो इनके लीडर थे, ये बेसिकली 1945 तक आते आते वियतनाम में नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अपना दबदबा बना देंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो एक साइड के ऊपर हमको पता चला कि जापान जो है, जापान नॉर्दर्न वियतनाम से विदाई लेगा और वियतनाम का कुछ रीजन फॉरेन कॉलोनाइजर से आज़ादी प्राप्त करता है। समझ में आया आपको? वियतनाम का कुछ रीजन वॉज एबल टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द जैपनीज कंट्रोल साहब, है ना। तो बेसिकली वहाँ के लोगों ने 2 प्रकार की फाइट करनी थी, एक तो जैपनीज की और फ्रेंच के सामने। सबसे पहले अब जैपनीज बहुत बड़ा खतरा लग रहे थे वियतनाम के लोगों के लिए, और इसी के कारण लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम करके एक बॉडी बनाई जाती है जिसको वियतमीन के रूप में भी पहचानते हैं। इन्होंने जापानियों के सामने लड़ा और सितंबर 1945 में बेसिकली जापानियों से हैनोई छीन लिया। जापानियों के ऊपर ऑलरेडी इनफैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था और जापानियों ने बेसिकली उस टाइम पे सरेंडर करने की शुरुआत भी कर दी थी। इसी के कारण हमको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि यहाँ वियतनाम का नॉर्दर्न पार्ट भी इंडिपेंडेंट हो गया। इस तरह से नॉर्थ वियतनाम को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के रूप में पहचाना गया और इसके पहले शासक बनते हैं हो ची मी। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, वियतनाम के अंदर कुछ रीजन्स जैपनीज कंट्रोल के अंदर थे, वो तो इंडिपेंडेंट हो गए, पर वियतनाम के कुछ रीजन ऐसे भी थे जो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर थे। देयर वर सर्टेन रीजन्स ऑफ वियतनाम व्हिच वाज आल्सो अंडर द फ्रेंच ऑक्यूपेशन एंड द फ्रेंच कंट्रोल। अब सवाल ये था कि ये जो फ्रेंच ऑक्यूपेशन और फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जो बेसिकली वियतनामीज क्या कह सकते हैं कि अथॉरिटी हुआ करती थी, उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दैट साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये जो सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं वियतनाम के अंदर, तो हमको पता चलता है कि जो वियतनाम इस कंडीशन वहाँ पे उभर के आई थी, वो बेसिकली हमको पता चला कि सिचुएशन अब बेसिकली काबू के बाहर चली गई है। वियतनाम की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट वियतनाम एंड द वियतनामीज आइडिया, तो हमको एक चीज ये भी समझ में आ रही थी कि वियतनाम का जो दूसरा रीजन है, द अदर पार्ट ऑफ वियतनाम विच वॉज स्टिल अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, उसको भी इंडिपेंडेंट कराने की बात आएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी दैट किस तरह से वियतनाम के अंदर इस प्रकार के कार्टून पब्लिश किए गए। ये कार्टून के द्वारा बहुत सारे नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशंस को हाईलाइट किया गया और जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनको भगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया कि चलो भाई इनको निकला दिया जाए साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। इस तरह से वियतनाम एक नए राज्य के रूप में बना, वियतनाम की एक नए रिपब्लिक के रूप में शुरुआत हुई और वियतनाम का कुछ पार्ट जो है वो बेसिकली जैपनीज ऑक्यूपेशन से निकलते हुए एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इनफैक्ट उभर के आता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। वियतनाम एक अलग कंट्री के रूप में ऑलमोस्ट 1945 के बाद आ चुका था, पर अभी भी कुछ रीजन ऐसे थे जहां पे फ्रेंच कंट्रोल हुआ करता था। देयर वर सर्टेन रीजन्स जहां पे आपको फ्रेंच कंट्रोल दिखेगा साहब, है ना। ये फ्रेंच कंट्रोल से भी वियतनाम को आज़ादी दिलानी थी और इसके कारण वियतनाम के जो शासक है अब फ्रेंच के सामने भी फाइट करेंगे। अब एक साइड के ऊपर आप समझोगे तो वियतनाम एक नया रिपब्लिक बन गया था, वियतनाम बेसिकली एक नया गणराज्य बन गया था। वियतनाम भी बेसिकली अब पूरी दुनिया को ये कंक्लूड करेगा कि देखो देखो अब हमारा भी समय है और हम लोग बेसिकली अपना एक नया राज्य, नए बेसिकली क्या कह सकते हैं कि स्टेट है उसकी फॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट के रूप में वियतनाम दिखेगा। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश करता हूं कि वियतनाम का इंडिपेंडेंस कैसे डिक्लेयर किया गया और वियतनाम इस इंडिपेंडेंस के अंतर्गत बेसिकली वियतनाम किन किन चीजों से मोटिवेट करता है, ठीक है ना। सो द डिक्लेरेशन ऑफ द न्यू पब्लिक began by reaffirming the principle of the declaration of the independence of the United States in 1771 and the French Revolution in 1791। वियतनाम के जो शासक थे इन्होंने बेसिकली अमेरिका और फ्रेंच दोनों से इनफैक्ट चीजें ली और साथों साथ इन्होंने ये कहा
कि हम लोग अपना भी चीजें डालेंगे साहब. But they also added that the French imperialistic do not follow this principle, for they have violated our forefatherland and oppressed our fellow citizens. They have acted contrary to the ideals of humanity and justice. वियतनाम के लोग कहते हैं कि हमने फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी स्वीकारी, हमने अमेरिका से डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और इंक्लूडिंग चेक्स एंड बैलेंसेस स्वीकारे, पर फ्रांस ने हम लोग को कुछ नहीं दिया है. तो हम लोग बेसिकली फ्रांस से कुछ कुछ चीजें स्वीकारते भी, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे. इनफैक्ट वियतनाम के लोग कहते हैं इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स दे हैव डिप्राइव्ड अस ऑफ ऑल लिबर्टीज. फ्रांस के शासकों ने वियतनाम को कभी लिबर्टी नहीं दी. दे हैव इम्पोज्ड अपॉन अस इनह्यूमन लॉज, हमारे ऊपर ऐसे अमानवीय कानून लागू किए गए. दे हैव बिल्ट मोर प्रिजन्स देन स्कूल्स. वियतनाम के अंदर जेल ज्यादा बनाए जाते हैं रेदर देन स्कूल्स. आप समझिए कि ये पूरी वर्ल्ड की कॉलोनी की यही कंडीशन है. यही चीज को अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो ऐसी ही यहाँ पे अंग्रेजों ने किया था. अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर शैक्षणिक संस्थाएं ज्यादा बनाई थी रेदर देन दी आई वुड से द प्रिजन साहब. गेटिंग माय पॉइंट है ना. सॉरी, शैक्षणिक संस्थाएं कम बनाई थी रेदर देन द प्रिजन साहब. ठीक है, तो वही चीज है आपको यहाँ पे दिखेगा. वियतनाम के लोग कंप्लेन करते दे हैव मर्सिलियसली स्लेन आवर पैट्रियट्स, दे हैव ड्राउन्ड आवर अपराइजिंग इन द रिवर्स ऑफ ब्लड. इन्होंने हमारे देशभक्त लोगों का खून किया, उन लोग को खत्म कर दिया. हमारे बड़े बड़े आंदोलन को इन्होंने खून की नदियों के अंदर कन्वर्ट करा दिया. और बेसिकली हम लोग के सामने इतना बड़ा ऑब्स्कर्टिज्म इन्होंने प्रैक्टिस किया, जहां हर एक चीजों को रोकने की कोशिश की. इन्होंने हम लोग के पब्लिक ओपिनियन को खत्म कर दिया. और इसी के कारण वियतनाम जब 1945 में पहली बार डिक्लेयर करता है तो वो कहता है कि फॉर दिस रीजन वी द मेंबर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट representing the entire population of Vietnam declare that we shall henceforth have no connection with the imperialist France. क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम लोग एक नई सरकार की तरफ जा रहे हैं, हम लोग एक नया वियतनाम बना रहे हैं. हम अब ऐसा वियतनाम बनाएंगे जहां हम लोग हमारे कॉलोनियल मास्टर्स के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं. वी हैव अबॉलिश ऑल द प्रिविलेजेस विद द फ्रेंच हैव अरोगेटेड देमसेल्व्स ऑन आवर टेरिटरी. मैंने आपको पहले क्लास के अंदर भी बताया था कि जहां जहां कॉलोनी बनती है तो कॉलोनी का एक आउटकम रहता है, वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स. और जब हम लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स की बात करेंगे तो एक चीज हमको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगी, वो है कि मेजोरिटी कॉलोनीज के अंदर जो कॉलोनियल मास्टर्स होते हैं, कॉलोनियल मास्टर्स का मतलब क्या है कि जो कंट्री कॉलोनी के ऊपर रूल कर रहा है वो बेसिकली क्या करता था कि अपने नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के अधिकार रखता था. भारत के अंदर भी हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स ने भी इसी प्रकार के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के रूप में इंडिया के ऊपर शासन किया. ब्रिटिश नागरिकों के लिए विशेष प्रिविलेजेस हुआ करते थे, जहां अगर वो कानून भी तोड़ते थे तो उनके सामने कोर्ट कचहरी का मैटर चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाइट ब्रिटिश जज ही उनको न्याय दे सकता है. ये सब पॉइंट इंडिया के अंदर भी मिलेंगे. वियतनाम के लोग कहते हैं कि हम सब संबंध को तोड़ देते हैं. वी सोलमली प्रोक्लेम टू द एंटायर वर्ल्ड वियतनाम हैज राइट टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड इन फैक्ट हैज बिकम फ्री एंड इंडिपेंडेंट. हम पूरी दुनिया को ढंढेरा पीट के बताते हैं कि वियतनाम के पास अधिकार है कि वो स्वतंत्र हो, वियतनाम के पास अधिकार है कि वो मुक्त हो, और वियतनाम सच्ची में मुक्त और स्वतंत्र हो चुका है. जो उखाड़ना है वो उखाड़िएगा साहब. ये देखिए कि ये पर्सपेक्टिव से 1945 में वियतनाम का फाउंडेशन रखा गया और वियतनामीस लोगों ने कहा कि हम आज़ाद हो गए हैं, हो ची मी की अध्यक्षता में हम लोग आज़ाद हुए हैं, हमारे यहाँ पे क्रांति हुई है. अब बचा खुचा विस्तार जो फ्रेंच लोगों ने कैप्चर करके रखा है उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे साहब. गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो अब होगा क्या, व्हाट डू वी सी ओवर हियर. एक साइड के ऊपर वियतनाम की स्थापना, on one side we find the Vietnam was basically established, a new republic came into the picture. but ये जो न्यू रिपब्लिक यहाँ पे क्रांति के द्वारा होता है, एक रिवॉल्यूशन के द्वारा होता है. क्या आपको लगता है कि ये रिवॉल्यूशन को ओल्ड ऑर्डर के लोग हैं वो स्वीकारेंगे? ओल्ड ऑर्डर का मतलब है बेसिकली मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग, ऐसे लोग जो बेसिकली इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते थे, साम्राज्यवाद को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोग जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं साहब, जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते थे. तो हमको क्या मिला कि जितना भी ओल्ड ऑर्डर है, मोनार्की हो गई, इंपीरियलिज्म हो गया, कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हो गई, इन सब कंडीशंस में वियतनाम की जब हम लोग हालत देखेंगे तो वियतनाम ने कंटिन्यूअसली इनफैक्ट चैलेंजेस फेस हो रहे थे. क्योंकि एक नया देश बना, क्रांति के द्वारा बना,
तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, खास करके वैसे लोग जो पुरानी शासन पद्धति से परिचित है, खास करके वैसे लोग जिन लोगों का मानना है कि जो पुरानी सिस्टम है वही ज्यादा कार्यरत है, जिन लोगों का मानना है बेसिकली जो पुरानी सिस्टम है इसी के बेसिस के ऊपर हमको बेसिकली अपना सिस्टम चलाना चाहिए, ना कि बेसिकली यहाँ क्रांति के द्वारा, और वो भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के द्वारा, जो हर चीज बेसिकली वियतनाम के लोगों को पसंद नहीं था साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस इवन व्हेन द वियतनाम केम इनटू द एग्जिस्टेंस इट फेस्ड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। कहानी ये चलती है कि फ्रेंच लोग थे, इन्होंने वियतनाम के जो पुराने राजा थे इनकी मदद से फिर से सत्ता कैप्चर करने की कोशिश की, और इसी के कारण हमको पता चलता है कि वियतनाम के जो नेशनलिस्ट पीपल थे, जिसे हम लोग वियतमीन के रूप में पहचानते हैं, इट वाज अ रिवॉल्यूशनरी बॉडी, उनके और फ्रेंच लोगों के बीच में संघर्ष होता है। 1945 ऑनवर्ड से करीबन 1954 तक आप पकड़ के चलोगे तो 8-9 साल तक वियतनाम के अंदर एक सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जहां पे फाइनली इनफैक्ट जो फ्रेंच फोर्सेस है उन सबको भी डिफीट कर दिया जाता है एट अ प्लेस कॉल्ड एज डियान डेन फू। ये डियान डेन फू की जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ही फ्रेंच लोगों की हार हो जाती है। फ्रेंच लोगों को 1953 तक ऐसा दिमाग के अंदर कीड़ा भरा हुआ था जहां इनको लग रहा था कि ये लोग युद्ध जीत जाएंगे। फ्रेंच आर्मी के उस टाइम पे तत्कालिक जो बेसिकली ऑफिशियल थे जिनका नाम था हेनरी नेवरे, इनका मानना था कि वी विल सून बी विक्टोरियस। बट 7 मई 1954 के दिन हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओ भाई मारो मुझे। वियतमीन के जो रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस थे उन्होंने 16,000 से ज्यादा फ्रेंच सैनिकों को बंधक बना दिया। पूरा का पूरा कमांडिंग स्टाफ, जनरल्स, कर्नल्स, ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग आपके जो भी सैनिक है, उन सबको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में कंक्लूड किया गया। आखिर के अंदर जिनेवा के अंदर फाइनल मीटिंग हुई जहां फ्रेंच लोगों ने अपनी डिफीट को स्वीकारा। वियतनाम के शासकों को कहा गया कि आप अब इनफैक्ट यहां पे एक ही चीज कर सकते हो, वो है कि फ्रेंच लोगों को यहां से हटाओ। अब देखिए कि फ्रेंच लोग बहुत स्मार्ट थे। फ्रेंच लोग चाहते थे कि वो लोग वियतनाम के अंदर अपना दबदबा बना के रखे। फ्रेंच लोग चाहते थे कि वियतनाम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहे, पर उनका एग्जिस्टेंस बनना चाहिए। फ्रेंच लोगों का प्रभाव वियतनाम के साउदर्न पार्ट के अंदर ज्यादा था और हो ची मिन जो है बेसिकली उसका नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ज्यादा था। जिनेवा के अंदर बेसिकली जब 1950s के अंदर डिस्कशन हुआ तो वियतनाम को बहुत बुरी तरह से डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, सुनिए मेरी बात साहब, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो होगा वो किसके पास होगा साहब, है ना, तो वो आपका हो ची मी के पास होगा। किसके पास होगा? हो ची मी के पास होगा। और जो साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट विल बी अंडर द लीडरशिप ऑफ बो दाई। अब बो दाई कौन थे? ही वाज द किंग ऑफ वियतनाम एट दैट टाइम साहब। उस टाइम पे उनके लीडर के रूप में थे और ये बेसिकली किसके इन्फ्लुएंस में थे? ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स, क्योंकि वेस्टर्न फोर्सेस इनफैक्ट उसमें आपका फ्रांस भी था, अमेरिका भी था। वो नहीं चाहता था कि वियतनाम के अंदर हो ची मी पूरे वियतनाम को कंट्रोल कर पाए। क्यों? क्योंकि हो ची मी जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे और इसी के कारण वियतनाम का बंटवारा हुआ। नॉर्दर्न वियतनाम को हो ची मी के पास दिया जाता है, साउदर्न वियतनाम को बो दाई के पास रखा गया। फ्रांस ने डिसाइड किया कि देखो अब कंट्री का 2 पार्ट हो गया। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया साहब? 1947 के अंदर क्या हुआ था साहब? कुछ ऐसे ही बेसिस के ऊपर दुनिया का बंटवारा किया। भारत के अंदर भी भारतीय लोगों की जो दुनिया थी, जहां लोग सैंधव सभ्यता के अंदर आराम से आया जाया करते थे, क्या उन लोगों को तोड़ा कि नहीं तोड़ा गया साहब? समझे कि नहीं समझे? तो एक चीज याद रखेगा दोस्तों, प्लीज रिमेंबर वन थिंग माय फ्रेंड्स, दैट वन थिंग इज कि वेरेवर कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट, जहां दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट करता है, wherever you find the existence of colonialism, we do get one thing into the picture, that is the division, जहां पे वो कॉलोनी को छोड़ेंगे साहब। जब जब वेस्टर्न पावर्स ने अपनी कॉलोनी को छोड़ा है,
when the colonial states have lived the colonies साहब, तो वो उसका बंटवारा करके ही जाते हैं। ये कहानी आपको बाल्कनाइजेशन के रूप में बहुत दिखेगी साहब। पूरे दुनिया के इतिहास के अंदर आपको ये बाल्कनाइजेशन दिखेगा। जहां जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने रूल किया है, जब वो लोग वहां से विदाई लेंगे, when the western countries will be leaving that area, they will balkanize it, they will break it down into two parts। ये जानबूझ के किया जाता है, it is being done deliberately। ये क्यों जानबूझ के किया जाता है? क्योंकि आपके यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो शासक है वो बेसिकली नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट कि एक पावरफुल स्टेट क्रिएट हो। वियतनाम के अंदर तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उभर के आ चुकी थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज का मानना था अगर पूरा का पूरा वियतनाम कम्युनिज्म की तरफ चला गया, इफ द होल ऑफ वियतनाम कम्स इनटू द कम्युनिस्ट आइडिया, तो हु विल एक्सेप्ट द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म साहब? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ये बहुत बड़ा आपको पर्सपेक्टिव दिखेगा। तो 1954 के अंदर जब आपका फ्रांस का हार हुआ, तो फ्रांस के शासकों ने डिसाइड किया कि वियतनाम के अंदर से भले हम लोग विदाई ले, वियतनाम के अंदर से भले हम लोग विदाई ले, नॉर्थ वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट को रहने देते हैं, साउथ वियतनाम के अंदर हम लोग हमारा इन्फ्लुएंस बना के रखेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? अब आप देखिए, हो ची मी चाहते थे कि मैं पूरे वियतनाम के ऊपर राज करूंगा, ये वियतनाम हमारा है, ये वियतनाम की पब्लिक हमारी है साहब। ये अमेरिका, फ्रांस, ये सब लोग डिसाइड करके नहीं कह सकते कि वियतनाम का रूलर कौन होना चाहिए, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी और वियतनाम की प्रजा डिसाइड करेगी कि उनका भविष्य क्या होगा। तो इसके कारण क्या होगा, व्हाट इट विल लीड टू, समझे कि नहीं समझे? वी कम टू नो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा, और इसी को ही बेसिकली एक सिविल वॉर के रूप में पहचानते हैं। ये सिविल वॉर की शुरुआत 1950 के दौर में ही हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ वाले पूरे वियतनाम को कैप्चर करना चाहते थे। द नॉर्दर्न वियतनामीज लीडर्स, द हो ची मी वांटेड टू कंट्रोल द होल ऑफ वियतनाम बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द फॉरेन पावर्स coming to Vietnam and influencing the political conditions in Vietnam. This division set in motion a series of events that turned Vietnam into a battlefield, bringing death and destruction to its people as well as the environment. पूरी तरह से वियतनाम के ऊपर धुआं करने की अब साजिश होती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वियतनाम के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष होगा, डिस्ट्रक्शन और डेथ, एनवायरमेंट को टारगेट किया जाएगा। वहां पे बेसिकली साउथ वियतनाम की जो रीजन थी उसको उथला दिया जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि जो एक नई सरकार आई साउथ वियतनाम के अंदर, मिस्टर डीम के द्वारा, डीम के द्वारा जो सरकार आती है, उन्होंने बेसिकली इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे पूरी तरह से साउदर्न वियतनाम के अंदर अपना दबदबा बना दिया साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? ऐसा कोई भी बंदा जो उनको अपोज करता था उसको कम्युनिस्ट कह के उनको जेल में डाल दिया जाता था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्रिश्चियनिटी को अलाउ करेंगे पर बुद्धिज्म को अलाउ नहीं करेंगे। तो मिस्टर डीम एक ऐसे लीडर के रूप में आए जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ज़्यादा मोटिवेटेड थे। फ्रेंच लोगों ने जो कानून बना के रखे थे वो वही कानूनों को लागू करवा रहे थे, और इसके कारण कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के अंदर आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दिखेगी, और यहाँ से इनके बीच में संघर्ष होने की शुरुआत होती है। इनफैक्ट वियतनाम के अंदर हमको पता चला कि वो डिक्टेटर के रूप में उभर के आए जो पूरे के पूरे साउदर्न वियतनाम को बेसिकली कंट्रोल करेंगे। साउदर्न वियतनाम के कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि वी शुड यूनाइट विद द नॉर्दर्न वियतनाम, और फिर वहां पे एक लिबरेशन बॉडी बनती है। जितने भी ऑपोजिशन के फोर्सेस थे वो एक नई बॉडी बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है इसके द्वारा पूरी की पूरी एक आयाम उभर के आई, जिसके बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि वियतनाम के नेशनल मूवमेंट के अंदर अब क्रांति की तरफ चला जाएगा। नेशनल लीग ऑफ बेसिकली नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है इसने बेसिकली वियतनाम को हो ची मी की सरकार के साथ बेसिकली यूनिफाई किया, और इसी के कारण हमको पता चलता है कि 1960s तक आते आते वियतनाम का यूनिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब वियतनाम का यूनिफिकेशन होगा तो इसके कारण ये होगा कि पूरा का पूरा जो वियतनाम है, नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो वियतनाम है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट फोर्सेस। और जब कम्युनिस्ट फोर्सेस पूरी तरह से वियतनाम को कंट्रोल करेगी तो क्या आपको लगता है कि कैपिटलिस्ट फोर्सेस को ये पसंद आएगा? अमेरिका जैसा कंट्री जो वियतनाम को देख रहा है, क्या आपको लगता है कि उसको पसंद आएगा? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि 1960s तक आते आते जब अमेरिका को पता चला
कि वियतनाम के अंदर कम्युनिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। वियतनाम वाज अगेंस्ट, अमेरिका वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट गेटिंग पावर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसी के कारण अमेरिका ने वियतनाम के अंदर युद्ध करने की शुरुआत की। अब अमेरिका वियतनाम में युद्ध कैसे करता है, अमेरिका वियतनाम को किस तरह से बेसिकली अब परेशान करने की कोशिश करेगा, वियतनाम का प्रभाव के अंतर्गत अमेरिका किस तरह से वहां पे बेसिकली अपना शासन बनाता है, उसको हम लोग आज के क्लास के अंदर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हाउ डिड द यूएस एंट्री इनटू द वॉर टुक प्लेस, अमेरिका कैसे युद्ध में कूदा, अमेरिका के युद्ध में कूदने से क्या इंपैक्ट होती है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट वंस अमेरिका विल बी एंटरिंग दी वियतनाम वॉर, और जो नॉर्थ एंड साउथ का यूनिफिकेशन था उसको क्यों रोकने की कोशिश करता है अमेरिका। इनफैक्ट अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के ऊपर इतने बम मारे कि धुआं धुआं हो गया, पर उसके ऊपर हम लोग जरूर से नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक चीज को आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा, वो है कि वियतनाम के लोगों ने एक चीज प्रूव की पूरी दुनिया को, वो चीज प्रूव की है कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो आप कॉलोनियल पावर को भी हरा सकते हो। वियतमीन की हम लोग बात करते हैं, जो वियतनाम की इंडिपेंडेंट फोर्सेस थी, उन्होंने किस तरह से फ्रेंच को डिफीट किया है आप समझने की कोशिश करिए। 16,000 से ज्यादा फ्रांस के सैनिक सरेंडर करते हैं। ये चीज दर्शाती है कि कितना बड़ा इंपैक्ट बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच अथॉरिटी को लगा होगा। वियतनाम के लोगों ने एक चीज बताई है कि अगर आपके यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना होती है तो आप कोई भी बड़े कॉलोनियल पावर को भी डिफीट कर सकते हो। नेशनलिज्म इज वन सच आइडियोलॉजी दैट कैन रिजल्ट इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलोनियल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। वियतनाम के अंदर जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, जिनको वियतमीन के रूप में पहचानते थे क्योंकि ये आर्मी थी उनकी रिवॉल्यूशनरीज की, उन्होंने किस तरह से फ्रेंच को डिफीट किया साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में आपको दिखेगा। ये फ्रेंच लोग बेसिकली कैसे हारते हैं, किस तरह से हारते हैं, उसको भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊंगा तो आपको यहां से लेके जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे फ्रेंच लोगों की डिफीट और अमेरिका की एंट्री क्यों जरूरी थी वियतनाम में। अगर अमेरिकन की एंट्री नहीं होती तो वियतनाम की सिचुएशन कुछ अलग भी हो सकती थी। खैर, जो भी होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर। बट हमको ये पता चलता है कि हो ची मी का रोल बहुत बड़ा है। हो ची मी कौन हुआ करते थे, उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग आपको अमेरिका की एंट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई एम कंक्लूडिंग द क्लास टुडे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस मिलूंगा साहब। मेरा 7 बजे से, आज अभी 7 बजे से अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है। आप अभी जरूर से हम लोग के साथ जुड़ेगा। यू विल एंजॉय द प्रिपरेशन। और काफ़ी इनफैक्ट ये लाइव क्लास है साहब। इसके अंदर आपको खाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये पीएन लाइव को क्लिक कर देना है, यू आर सपोज टू यूज, और आप वाइसरॉय के अंदर जुड़ेंगे। आज हम लोग लिटन, कर्जन, इरविन रीडिंग और माउंट बेटन जैसे वाइसरॉयज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई एम कंक्लूडिंग द क्लास टुडे। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। होपफुली आपको मजा आ रही होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।